क्वेश्चन दिया था, आंसर मुझे याद नहीं, जितना भी आया था मार्क वैसे मैच कर लेना। पहले पार्ट का कितना आ रहा है वैसे वैसे बताओ? सबका यही आ रहा है? कोई असहमत तो किसी का कुछ और आ रहा है? ठीक है, क्या दिया था? हाँ मतलब अरे मैं वैसे बोल रहा हूँ, क्या दिया था पता है मुझे क्या दिया था? 4 डिजिट का नंबर बनाने और किससे डिवाइड होना चाहिए? 5 से। 5 से डिवाइड होना चाहिए, रिपीटिशन अलाउड है। जब रिपीटिशन अलाउड हो तब हमें खास फर्क नहीं पड़ता कि पहली वाली डिजिट पहले भरे या एंड वाली पहले भरे। तो पहले प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस होंगे? 1 से लेकर 9 तक कुछ भी फिल कर सकते हैं, 9 ऑप्शंस हैं। अच्छा 5 से अगर नंबर डिविजिबल है तो बस मुझे इतना चाहिए होगा कि एंड में या तो 0 आए या 5 आए, इसके अलावा नहीं आना चाहिए, यही बात है ना? अगर किसी भी नंबर के एंड में 0 आ रहा है या 5 आ रहा है तो वो ऑटोमेटिकली 5 से डिविजिबल होगा। कुछ और मेहनत करने की जरूरत है? तो इस प्लेस को फिल करने के लिए कितने ऑप्शंस हुए? अच्छा इस प्लेस के लिए कुछ भी भर दो, फर्क नहीं पड़ता, बस पहली डिजिट 0 नहीं आनी चाहिए और एंड में 0 या 5 आना चाहिए, बीच में क्या आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर भी क्या क्या ऑप्शंस हैं, ये इसी तरीके से लिख लेना, बाद में याद आ जाएंगे क्यों 10 लिखा था। सबको भरना जरूरी है चॉइस है? कितना आ गया आंसर? 1800। यही आया था सबका? सेकंड पार्ट में हमारे पास दिक्कत ये थी, हमें बोला गया था रिपीटिशन अलाउड नहीं है। ठीक है, क्या क्या आंसर आए? 952, 936, और बताओ? बस सर 952 तो दिया नशे करके बैठे थे? अच्छा किसी का आ रहा है 1008, चलो वो भी देखते हैं। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं होगा, इसमें दिक्कत क्या है मैं बता दूंगा, केसेस बनाने नहीं बनाने भाई आता है मुझे। दिक्कत ये है जो नॉर्मली बच्चे करते हैं इसमें कि वो बोल देते हैं कि यहां पर, चलो बाद में तुम अपना तरीका बता देना, मैं अपना बता देता हूं। जैसे पहले इसमें केसेस बनाने पड़ते हैं। केस 1 क्या होगा, जैसे मान लो 4 डिजिट का नंबर है, लास्ट में पहले मैंने 0 डाल दिया, अब 0 तो यूज हो चुके हैं ना, यहां पर 0 नहीं आना चाहिए, 0 वैसे भी नहीं आना चाहिए, तो यहां पर कितने ऑप्शंस होंगे? 9। 1 से लेकर 9 तक कुछ भी आ सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो वही मैंने कहा था, एग्जाम्पल एक बना लिया करो, उससे थोड़ा आइडिया लग जाता है कि क्या कर सकते हैं आगे क्या नहीं। मान लो 7 आ गया, क्योंकि मैंने कहा था 9 वेज लिखते ही वो काम हो चुके किसी एक वे से। अच्छा इसके बाद अगले प्लेस पर क्या आ सकता है? 0 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता, क्योंकि डिजिट्स रिपीट हो जाएंगे। कितने ऑप्शंस बचे? 8। मान लो सपोज करो 1 आ गया, अब अगले प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस होंगे? 7। यहां के लिए तो कितने? एक ही है, 0 डालना है, मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा? 504 पक्का? यस सर। तो इसके लिए तो नंबर आए 504। अच्छा इसी चीज का केस 2 क्या हो सकता है कि अगर 5 से डिविजिबल नंबर बनाना है तो ये जो नंबर है वो किससे एंड हो? 5 से। तो अगर 5 से एंड करवाना है तो यहां पर कितने ऑप्शंस होंगे? एक। अच्छा अब यहां पर 0 भी नहीं आ सकता ना, क्योंकि 0 आ गया तो 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा। 0 भी नहीं आ सकता, 5 भी नहीं आ सकता, क्योंकि 5 आ गया तो रिपीटिशन हो जाएगा। कितने ऑप्शंस हुए? 8। सपोज करो यहां पर 7 आ गया दोबारा, अब यहां पर कितने ऑप्शंस होंगे? 8, क्योंकि अब 0 आ सकते हैं, 5 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता, और जो यहां पर फिल करे वो नहीं आ सकता। अगले प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस होंगे? 7। ये बात समझ में आ रही है? सबको मल्टीप्लाई करो क्योंकि काम करना जरूरी है। 64 इंटू 7 कितना आएगा? पक्का? ये आ गया 448। अच्छा अब दोनों केसेस में कैसा काम हो रहा है? चॉइस है या जरूरी है? चॉइस है, या तो एंड 0 से होगा या 5 से होगा, दोनों में से कोई एक होगा ना, दोनों तो नहीं होंगे। तो दोनों में से कोई एक होगा, तो टोटल नंबर ऑफ वेज काउंट करने हो या टोटल नंबर ऑफ नंबर्स काउंट करने हो तो क्या करोगे? ऐड करोगे, एडिशन प्रिंसिपल। तो 504 प्लस 448 कितना आंसर आ जाएगा? 952। ये आंसर है। तो कुछ लोगों का तो सही था, जिनका गलत था, अगर गलती दिख गई तो बहुत बढ़िया, डिस्कस करने दो। केस टू ये है कि यहां पर मैंने 5 रख दिया, 5 रख दिया तो डिविजिबल तो हो गई होगा ना,
अब अगर ये 4 डिजिट का नंबर है, यहाँ पर तो 5 आ गया। अब यहाँ पर क्या क्या नहीं आ सकता? 0 नहीं आ सकता और 5 क्या? हाँ तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ? हम पहले से 9 लेके चलेंगे ना। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, 0 नहीं आ सकता और क्या नहीं आ सकता? 5 नहीं आ सकता। तो कितने ऑप्शंस बचे? 8। तो यहां पर फिल करने के 8 ऑप्शंस आए। एग्जांपल के तौर पर मान लो 6 आ गया। अब यहां पर कितने ऑप्शंस हैं? अब 6 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता, और कोई नंबर है जो ना आ सकता हो? सारे आ सकते हैं, 0 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्लेस को फिल करने के कितने ऑप्शंस हुए? 8। सपोज करो यहां पर 3 आ गया। अब यहां पर क्या क्या नहीं आ सकता? 3, 5 और 6 नहीं आ सकते, बाकी कोई भी आ सकते हैं, 0 भी आ सकते हैं। कितने ऑप्शंस बचे? 7। सबको मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर आ गया। हाँ बता क्या करना चाहिए, तो बता क्या क्या किया। हमने कहा यहां पर या तो 0 आएगा या 5 आएगा, तो 2 ऑप्शन हो गए। इसके बाद क्या करना चाहिए अपने को? हाँ। नहीं, उससे पंगा पड़ गया ना। अब यहां पर अगर 0 आया होगा तो यहां पर 9 ऑप्शंस आ रही हैं। मेरी बात सुन लेना, अगर यहां पर एंड में 0 आया तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के 9 ऑप्शंस हैं। अगर एंड में 5 आया तो 8 ऑप्शंस हैं। तो केस से केस में जाने में वेरी कर रहे हैं ना वो चीज, सेम तो आ नहीं रही। दोनों को कैसे रखेंगे? किसी एक को ही रखेंगे ना एक टाइम पर। तो एक टाइम पर तो चॉइसेस 2 हैं, लेकिन एक टाइम पर या तो 0 आएगा या 5 आएगा, दोनों कैसे आ जाएंगे? एक ही प्लेस पर 2 डिजिट कैसे रख सकते हैं अपने? और दिक्कत यह है कि 0 और 5 के हमने 2 ऑप्शन तो गिन लिए, लेकिन अब अगर 0 आया होगा तो 9 ऑप्शंस होंगे, 5 होगा तो 8 ऑप्शंस होंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि इनका मीन ले लेंगे कि 8.5 ऑप्शन हो जाएंगे, वो तो करेंगे नहीं अपने। तो वो डिपेंड करेगा ना कि जो एंड में आ रहा है उससे पहले वाले पर फर्क पड़ रहा है, तो डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें केसेस तोड़ने पड़ेंगे। और बताओ अगर किसी को नहीं समझ में आया, कोई डाउट हो? हाँ भाई बोल। सेकंड लास्ट से कर ले, क्या करना चाहता बता। सेकंड लास्ट के लिए 9 ऑप्शंस कैसे? लास्ट 5 को छोड़ के केस 2 में 5 को छोड़ के 9 आ गई है। केस 2 में की बात कर रहे हैं? मतलब केस 1 तो वैसे ही करना चाह रहे हैं, केस 2 की बात करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर 5 है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर 9 ऑप्शंस आ गए। अच्छा अब आगे क्या लिखना चाहेगा? 8 हो गया, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे 0 भी नहीं आ सकता और 3 वो पहले सही बात है, लेकिन अगर मान ले यहीं पर 0 आ गया हो, जब मैंने 9 ऑप्शंस गिने हैं तो हर केस काउंट कर रहे हैं ना, हर केस इक्वली लाइकली है। अगर यहां पर 0 नहीं 1 आया होता, यहां पर 2 आया होता, तो तेरी बात सही है, 7 ऑप्शंस होंगे, लेकिन या 6 ऑप्शंस होंगे। लेकिन अगर यहां पर 5 है और जब मैंने 9 ऑप्शंस यहां पर गिने हैं, तो ये भी तो हो सकता है ना यहां पर 0 आ जाए, आज पॉसिबिलिटी है या नहीं है? तो वो भी एक केस है। फिर मैंने कहा यहां पर 8 ऑप्शंस हैं, सपोज कर 1 आ गया। अब यहां पर कितने ऑप्शंस होंगे? 0 नहीं आ सकता, 1 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता, तो 7 ऑप्शंस हुए ना। तो अगर 0 आ गया तो 7 ऑप्शंस हैं, 0 के अलावा कुछ आया तो 6 ऑप्शंस हैं। तो एक साथ इकट्ठा नहीं कर सकते, क्योंकि 10th प्लेस पर जो आ रहा है उससे 1000 प्लेस वाली डिजिट पर फर्क पड़ रहा है। तो इसलिए मैंने बताया था कि जिनसे सबसे ज्यादा दिक्कत हो ना, पहले उन प्लेसेस को फिल करते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत किस चीज से हमें? दिक्कत मतलब जो क्रूशियल है क्वेश्चन बनाने के लिए, कि 5 से डिविजिबल होना चाहिए, इसलिए पहले हमने यूनिट डिजिट फिल करी है। उसके बाद दिक्कत किसको आएगी? जो पहली डिजिट आ रही है उसको दिक्कत आ सकती है कि 0 आना है या नहीं आना। बीच वालों के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो उनको सबसे एंड में भरते हैं ताकि उनका पंगा ही ना पड़े अपने। आया समझ? और बताओ, तो वही डिस्कस करो जो भी तुम्हारे डाउट आ रहे हैं, कुछ भी अगर है तो। हाँ ऐसा जरूरी है तेजस की केसेस बनाने। तो कुछ क्वेश्चंस तुम्हें ऐसे मिलेंगे जिसमें केसेस बनाने पड़ेंगे, तो वही पॉसिबिलिटी हर लेकर चलो। तो ये जो 6-3 में लिख रहा हूं, ये देखने के लिए लिख रहे हैं कि हाँ एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया ताकि समझ में आ जाए। क्योंकि 6 भर दो, 1 भर दो, 2 भर दो, सबके लिए आगे 8 केसेस होंगे, लेकिन 0 डालने या ना डालने से फर्क पड़ना चालू हो जाएगा, तो वो ध्यान देना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, और कोई दिक्कत है? पल्ले पड़ गया? नोट करो जल्दी से। मैंने भी वैसे ही किया था। कैसे किया था? जो आपने ये वाला तो ये तो गलत है ना, ये तो। हाँ तो फिर उसका मैं क्या करूं? फिर वैसे तो ऐसे गलत सही तरीका 1-2 होते हैं ना, गलत तो 50 है, उसमें क्या।
करो जल्दी, नोट करो। तो हमेशा ये ध्यान रखो, एक डिजिट फिल करने से कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि किसी और पर कोई दिक्कत आ जाए। और एक बात और ध्यान रखना, कभी कभी ये सेम क्वेश्चन इसी टाइप का टेलीफोन नंबर में पूछ लिया जाता है। ये बोल देता है कि 4 डिजिट का टेलीफोन नंबर बताओ या पिन कोड बताओ या कुछ भी बताओ, और डिजिट रिपीट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कोई भी कंडीशन दे दी हमें। तो उसमें क्या करना होगा, टेलीफोन नंबर 0 से स्टार्ट हो सकता है, मोबाइल नंबर टेलीफोन नंबर 0 से स्टार्ट हो सकते हैं, पहली बात, क्योंकि 0 प्रेस करना पड़ेगा ना तुम्हें। अगर कोई बोल दे 6 डिजिट का टेलीफोन नंबर बताओ, मैं बोल दूं ये है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि 0 प्रेस करना पड़ता है। तो 6 बटन प्रेस करने पड़ेंगे, तो 6 डिजिट का नंबर है, तो उसमें 0 से स्टार्टिंग हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मोबाइल नंबर बोल दे 10 डिजिट का बनाना है, तो उस टाइम तुम्हें ये नहीं सोचना कि ऐसा कोई मोबाइल नंबर नहीं है, कोई सिम नहीं आती जिसका नंबर 5 से स्टार्ट हो रहा हो या 4 से स्टार्ट हो रहा हो। हमें मतलब नहीं है उस चीज से, हमें सबको इक्वली लाइकली मानकर चलना है, अनटिल एंड अनलेस कि वो दे कि 5 से स्टार्ट नहीं करना या 4 से स्टार्ट नहीं करना, वो अलग बात है। कुछ नहीं बोला तो हम मानकर चलेंगे कि नंबर 1 से भी स्टार्ट हो सकता है, और टेलीफोन नंबर 0 से भी स्टार्ट हो सकते हैं, या मोबाइल नंबर भी, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर कभी पूछ ले तो कर लिया नोट, कोई भी हो सकता है 0 से स्टार्ट, अभी बोला तो है पिन कोड जिप कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर्स तो रिपीटिशन वाले तो कर ही लोगे, बहुत आसान है। फाइंड द नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर्स इफ ऑल द डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट। जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। आंसर क्या है, आंसर नहीं पता मुझे। पीएनसी में पहले बोल दूं अपने मन से मैं, क्योंकि सर्टेन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो मेरा मन करेगा मैं लिख दिया करूंगा, आंसर पता नहीं, निकाल लो। तुमसे पूछूंगा ताकि मुझे भी आइडिया लगता रहे कितने परसेंट बच्चों के सही आ रहे हैं बस। दक्ष 100 तो नहीं है, 100 तो पक्का नहीं है, बाकी पता नहीं। इतना छोटा तो नहीं आना चाहिए, हो सकता है आ रहा हो लेकिन मुझे लगता नहीं इतना छोटा आएगा। अगर कोई नंबर इवन चाहिए तो उसकी लास्ट की डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 2 4 6 8 में से होनी चाहिए। हमें दिक्कत किससे आती है, पिछली बार भी जब 0 5 आया था तो 0 से दिक्कत आई थी ना, 0 की वजह से तोड़ना पड़ा था। यहां पर भी किसकी वजह से तोड़ेंगे, 0 की वजह से। तो दोबारा 2 केसेस बनाएंगे। कुछ बच्चों ने लिखा था कि 5 केसेस बनाने की जरूरत नहीं है, या तो एंड में 0 आएगा। अगर एंड में 0 आ गया, डिजिट्स रिपीट करवा नहीं सकते। पहले प्लेस को फिल करने के अब कितने तरीके होंगे, 9। 0 के अलावा कुछ भी डाल दो, या इसको इस तरीके से लिख देना बाद में नोट समझने के लिए कि 0 नहीं आ सकता, बाकी कुछ मर्जी आ जाए। सपोज करो 7 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, फर्क नहीं पड़ता। मान लो 7 आ गया, अब यहां पर 7 भी नहीं आ सकता, 0 भी नहीं आ सकता। कितने ऑप्शन हुए, 8। और इसको फिल करने का तो एक ही तरीका है, तो कितने नंबर्स बने, 72। इसी बात का केस 2 क्या हो सकता है कि अब अच्छा 0 आ गया तो इवन नंबर तो है ही ना ऑटोमेटिकली अपने आप। इसके अलावा ये हो सकता है कि एंड में या तो हम 2 डाल दें, 4 डाल दें, 6 या 8, कुछ भी डाल दें, फर्क नहीं पड़ता। एक बार तो 0 आ रहा है और एक बार 0 नहीं आ रहा, लेकिन 0 नहीं आ रहा तो आएगी तो इवन डिजिट ना, ताकि इवन नंबर बन सके। कितने ऑप्शंस हैं, जैसे ही मैंने यहां पर 4 लिखा, एग्जांपल के तौर पर अगर बनाना चाहें साइड में बना सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। तो लिखते ही 2 आ गया, या 3 डिजिट का ही चाहिए था तो 2 आ गया। अब इस प्लेस को फिल करने के कितने ऑप्शंस होंगे, अगर 2 आ चुके हैं तो 2 भी नहीं आ सकता, 0 भी नहीं आ सकता। कितने ऑप्शंस हुए, 8। सपोज करो 1 आ गया, अगली जगह कितने ऑप्शंस होंगे, 8।
कुछ भी डाल दो, फर्क नहीं पड़ता। 1 नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता, 0 आ सकता है। तो 8 इंटू 8 इंटू 4 कितना है? पक्का? 3 3 6 2 8 256। तो अगर टोटल सच नंबर्स निकालने हो तो दोनों केसेस को ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि चॉइस है, या तो 0 से एंड होगा या इन से एंड होगा, दोनों इकट्ठे तो नहीं होंगे ना। तो ऐड करेंगे, एडिशन प्रिंसिपल। 72 प्लस 256 ये आ जाएगा 328। और रिपीटेशन वाला बोल देता तो वो तो बहुत ही आसान है। समझ में आ रहा है? हाँ, फर्क नहीं पड़ता ना, 2i 4i 6i 8 सब में सेम काम होगा। अलग अलग भी ले सकते हैं, लेकिन काम छोटा भी तो करना है ना अपने को, जितना जल्दी आंसर दे सकें। 5 केस बना के भी कर लेंगे, लेकिन करना क्यों है? दिक्कत तो ये होती है ना कि 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। 0 आएगा तो आगे 9 ऑप्शन आएंगे, अगर 0 नहीं आएगा तो 8 ऑप्शन आएंगे। तो अलग अलग क्यों बनाऊं मैं? मेरा भी यही आ रहा है। हाँ, 5 से भी आंसर आ जाएगा, लेकिन वो बढ़ा जाएगा ना केस। आंसर छोटा भी तो लेकर आना, क्योंकि जब पेपर हुआ करेगा पीएनसी के क्वेश्चंस तुम्हारा थोड़ा टाइम बचा सकते हैं। बाइनोमियल भी वो होता है, बाइनोमियल के भी तुम क्वेश्चन देख रहे हो, ज्यादा बड़े नहीं जाते। टफ है आसान है वो अलग बात है, वो साइड की बात है। क्वेश्चन तुम देखोगे 3-4 लाइन में लगभग हर क्वेश्चन हो जाता है। नोटिस करना, बुकलेट के भी हो रहे होंगे। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन हो गया, सर्कल हो गया, पैराबोला हो गया, एलिप्स, हाइपरबोला, इनके कंपैरेटिवली थोड़े लेंथी क्वेश्चन होते हैं। क्वाड्रेटिक हो गया, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन छोटा होता है नॉर्मली, सीक्वेंस का थोड़ा बड़ा आ सकता है। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो तुम्हारा थोड़ा टाइम बचाएंगे टेस्ट में। तो अगर इनको भी लंबे तरीके से कर रहे हो फिर तो बाकियों के लिए कहाँ टाइम बचेगा। इंटीग्रेशन जैसे चैप्टर आएंगे या एओडी आएगा, एओडी का कभी कभी क्वेश्चन पूरे आधे पेज का चला जाता है, आधे 1 पेज का, तो उनके लिए भी तो टाइम बचाना है ना। तो जितना छोटा हो सके उतना छोटा करो। क्या भाई? रिपीटेशन, रिपीटेशन में क्या करना है? इस प्लेस को फिल करने के 5 तरीके होंगे, कुछ मर्जी भर दे, 0 2 4 6 8। इस प्लेस को भरने के 10 तरीके होंगे, इस प्लेस को भरने के 9 तरीके होंगे। रिपीटेशन में तो कुछ सोचना ही नहीं पड़ता, आगे से स्टार्ट करो पीछे से स्टार्ट करो, एक ही बात होती है। क्योंकि उसमें क्या है, एक डिजिट फिल करने से दूसरी पर फर्क नहीं पड़ रहा, ये बात है। ठीक है, अगला लिखो। नोट कर लिया? नहीं वही, अगर कुछ कहानी साथ में लिखनी हो तो 2-2 लाइन छोड़ते जाना, करते जाना। वो फाइंड द नंबर ऑफ n digit numbers in which no two consecutive digits are same. जल्दी से करो। केस 1 बता दो भाई, हो गया अब तो यार। नोट कर लो, चलो क्वेश्चन में केस 1 बता दो उसको। कर लिया? केस 1 में भाई ये बोला है कि या तो 0 से एंड होगा, 0 से एंड होगा तब भी इवन नंबर आएगा। तो 0 को फिल करने का एक ही तरीका है, अगर यहां पर 0 आ गया, यहां पर 0 आ नहीं सकता, वैसे भी नहीं आ सकता क्योंकि 3 डिजिट का नंबर बनाने। तो यहां पर 1 से लेकर 9 तक, ओ भाई अलग अलग बिठाऊं तुम दोनों को, तुम दोनों को बता दो फिर। तो 1 से 9 तक कुछ भी आ सकते हैं, तो 9 ऑप्शंस होंगे। अगर यहां पर 2 आ गया, सपोज करते हैं, तो 2 आ गया, 0 आ गया, तो ये 2 डिजिट नहीं आ सकती, तो यहां पर 8 ऑप्शंस होंगे। मल्टीप्लाई करके 72 आ गया। केस 2 में हम कह रहे हैं 0 नहीं आ रहा, लेकिन इवन बनाने के लिए 2 4 6 8 में से कोई आएगा, तो 4 ऑप्शन होंगे। अगर 2 आ गया फॉर एग्जांपल, तो यहां पर 0 भी नहीं आ सकता, शुरू में कभी भी नहीं आ सकता वो तो, और अगर 2 आ गया तो वो भी नहीं आ सकता, तो 8 ऑप्शंस होंगे। एग्जांपल के लिए मैंने मान लिया 1 आ गया,
तो अगले प्लेस के लिए हमारे पास 8 ऑप्शंस होंगे। 1 और 2 के अलावा 8 में से कोई भी डिजिट आ सकती है। मल्टीप्लाई करके 256 ऐड करा, आंसर आ गया। नहीं, रूप गलत है, कुलदीप सही है, तेजस्व सही है, अद्यंत सही है, ईशान गलत है, अदिति सही है, सुजल सही है। देखो क्या करोगे, वही एक एक टुकड़ों में काम करो। पहला प्लेस फिल करने के लिए कितने ऑप्शंस होते हैं? 9। 0 के अलावा कुछ भी पुट कर सकते हो ना। इसने बोला कंसेक्यूटिव डिजिट सेम नहीं होनी चाहिए, आसपास वाली सेम नहीं होनी चाहिए, वैसे रिपीटिशन हो सकता है, कोई इशू नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने यहां पर 7 रख दिया। अच्छा, अब यहां पर क्या आ सकता है? सिर्फ 7 नहीं आ सकता, 0 या उसके अलावा कुछ भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। कितने ऑप्शंस होंगे? सपोज करो यहां पर मैंने 2 लिख दिया, अब कितने ऑप्शंस होंगे? 9 होंगे। अब 2 नहीं आ सकता ना, सिर्फ 7 आ सकता है दोबारा। अगर तुम दोबारा 7 लिख भी दो तो कोई फर्क पड़ेगा? कंसेक्यूटिव डिजिट तो सेम नहीं आ रही ना। 7 नहीं, 7 के अलावा सब कुछ आ सकता है, 0 भी आ सकता है। तो अगले प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस हुए? 9। और एग्जांपल दूं या समझ में आ रहा है? आगे भी 9 नहीं आएंगे, हर प्लेस के लिए 9 ऑप्शंस होंगे। कितने प्लेसेस हैं? तो ये जो 9 है वो कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? n टाइम्स। किसी नंबर को अगर n टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? ये आंसर है। समझ में आया? तो वही सोचने की जो चल रहा है दिमाग में, उसको मैथ्स में लिखना कैसे है, काम करवाना कैसे है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। और ये जो ऊपर लिख रहा हूं वो सिर्फ एग्जांपल के लिए, आने को कुछ भी आ सकता था। ये मत सोचना कि 7 भरा है तो एक ऑप्शन होगा, 9 ऑप्शन कैसे होंगे। नेक्स्ट लिखो। इन हाउ मेनी वेज कैन n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पेंस ले लो, चलो। कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 2 boys if पहले लिख लो नो कंडीशन, और सेकंड कंडीशन है ईच बॉय मस्ट गेट एटलीस्ट 1 पेन। पहले में तो कोई कंडीशन नहीं है, और दूसरे में क्या बोला है? हर बच्चे को कम से कम 1 पेन तो मिलना चाहिए। दूसरी बात और सुन लो, क्वेश्चन तो कर लेंगे ये, बाद में इन चीजों का बहुत फर्क पड़ना चालू होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अलाइक हैं या डिस्टिंक्ट हैं। ठीक है, फिलहाल तो तुम्हें इतना कुछ पता नहीं है क्योंकि चैप्टर स्टार्ट ही हुआ है, बाद में पता चलेगा। तो पेन के बारे में तो मैंने बोल दिया डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे भी हो सकते हैं वो हमारी टेंशन नहीं है, कंपनी का फर्क हो सकता है, कलर का फर्क हो सकता है, रेड ब्लू ग्रीन येलो जो ये तो 4-5 2 बच्चों में बांटते हैं। बच्चे कैसे होंगे? हमेशा बच्चे हमेशा डिफरेंट होते हैं। अगर डब्बे बोल दे, डब्बे सेम हो सकते हैं, बच्चों को जो इंसान है उनको डिफरेंट माना जाता है। ठीक है, इस चीज को बाद में फर्क पड़ेगा। अगर मैं मान लो यहां पर बोलता था कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 2 आइडेंटिकल बॉक्सेस, 2 डब्बे देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं है, उसका आंसर अलग आएगा। अगर मैं बोल दूं 2 डब्बे हैं और दोनों अलग अलग हैं, मान लो एक डब्बा नीले रंग का है, एक डब्बा लाल रंग का है, तो फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा, कैसे करेंगे, वो बाद की बात है। फिलहाल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सोल्व करो। बताओ जल्दी से क्या आंसर आएगा। सॉरी,
कर लियो। तुम्हारे पास कितने पेन है? एन है। उनको नाम दे देते हैं। वही अगर तुम थोड़ा लिख कर देख लोगे ना, विजुलाइज करोगे तो थोड़ा देखना आसान हो जाता है। दो लड़के, एक ए बच्चे, एक मान लो बी है, या राम श्याम ले लो। एक मान लो राम है, एक श्याम है। अब इसमें सोचने का तरीका क्या होता है? पहला पेन है, पहले पेन के पास कितने ऑप्शन है? दो ऑप्शन है, या तो वो राम के पास जाएगा या फिर वो श्याम के पास जाएगा। पहले पेन के पास कितने ऑप्शन हुए? दो। अच्छा, सेकंड पेन के पास कितने ऑप्शन है? दो। इस बात का फर्क पड़ेगा कि पहला पेन किसके पास गया? कोई कंडीशन है ही नहीं ना। सारे पेन एक बच्चे को भी दे सकते हैं, हो सकता है एक बच्चे को कोई भी पेन ना दे। मान लो शाम को कोई भी पेन नहीं दिया, थप्पड़ मार के वैसे भगा दिया करते, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई कंडीशन तो है ही नहीं। या हो सकता है सारे पेन शाम को ही दे दें, तब भी फर्क नहीं पड़ता। तो सेकंड पेन के पास कितने ऑप्शंस आए? दो। हर पेन के पास दो दो ऑप्शंस होंगे या नहीं होंगे? अच्छा, हर पेन को डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी है, चॉइस है? हर पेन को डिस्ट्रीब्यूट करने, सारे के सारे पेन बांटने हैं ना। अगर 10 हैं तो 10 के 10 पेन बांटने हैं, जरूरी है। तो क्या करोगे? ये सारे 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कितनी बार मल्टीप्लाई होंगे? जितने पेन है, तो 2 की पावर n। ये बात पल्ले पड़ी। ये तो आया तब जब कोई भी कंडीशन नहीं है, फर्क नहीं पड़ता अपने को। सेकंड पार्ट क्या है? हर बच्चे को कम से कम एक पेन तो देना ही है, थप्पड़ मारने वाला काम नहीं कर सकते इस बार, ठीक है? तो सॉरी, इसमें सोचने का तरीका होता है टोटल नंबर ऑफ वेज, सारे तरीके गिन लो जितने भी आ सकते हैं, उसमें से वो वाले केस माइनस कर दो। सारे केस गिन लो, वो वाले केस माइनस कर दो कि तुमने सारे के सारे पेन एक ही बच्चे को दे दिए। मान लो सारे पेन राम को दे दिए, तो शाम को कितने पेन मिलेंगे? वो केस चाहिए अपने को? नहीं चाहिए ना। तो वो सारे केस फालतू के केस काउंट हो रहे हैं, तो उनको हटा देंगे। हटा देंगे तो कौन से काम केस बचेंगे? काम वाले। टोटल केसेस कितने निकाले अपनों ने जब कोई भी कंडीशन नहीं थी? 2 की पावर n। अच्छा, कितने तरीके होंगे कि किसी बच्चे को एक भी पेन ना मिले? दो तरीके होंगे। या तो तुमने क्या करा, सारे पेन उठाकर राम को दे दिए, तो शाम को कुछ भी नहीं मिला, वो एक केस फालतू आ गया। या फिर तुमने सारे के सारे पेन उठाकर शाम को दे दिए, राम को कुछ भी नहीं मिला, तो वो भी केस फालतू आ गया। कितने केस फालतू काउंट हो रहे हैं? दो। अगर ये दो केस माइनस कर दोगे तो हमारे पास फेवरेबल, मतलब फेवरेबल या जो काम के केस हैं वो आ जाएंगे। ये आंसर है। समझ में आया क्या किया? कोई दिक्कत तो किसी को? नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पर लिख भी लेना, वैसे तो इंप्लाइड है ही, कम से कम एक पेन तो होगा ही होगा। वैसे लिख लेना कि n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। टू ऐसे आया है कि या तो सारे के सारे पेन राम को दे दिए, एक केस वो होगा जब शाम को कुछ भी नहीं मिलेगा, या फिर सारे पेन शाम को दे दें तो राम को कुछ नहीं मिलेगा। ये दो केस ऐसे हैं जिसमें कोई एक बच्चा ऐसा है जिसको एक भी पेन नहीं मिल रहा, क्योंकि उसने बोला ना कि कम से कम एक मिलना चाहिए, उसने ये नहीं बोला कि एक ही मिलना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा केस काम का नहीं होगा? जब किसी बच्चे को खाली हाथ भगा दिया। कम से कम एक का मतलब एक मिल जाए तो काफी है, दो मिल जाए, तीन मिल जाए, उससे ऊपर जितने भी मिल जाए फर्क नहीं पड़ता। तो किसी बच्चे को अगर 0 पेन मिल रहे हैं, वो वाला केस माइनस करना था। ऐसे दो ही केस हैं, या तो सारे राम को दे दो या सारे शाम को दे दो। तो टोटल निकाल चुके थे, उसमें से 2 माइनस कर दिया, वो आंसर आ गया। हो गया? बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो।
हमने 3 डाइस को थ्रो करे, एक साथ थ्रो करे। कितने तरीके से थ्रो कर सकते हैं कि कम से कम एक डाई पर 5 आए? एक से ज्यादा पर भी 5 आ सकता है, लेकिन कम से कम एक पर तो होना ही चाहिए। करें डिस्कस। एटलीस्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मली उनको करने का एक ही तरीका होता है। अब देखो 5 कितनी बार आ सकता है? कम से कम एक बार आना चाहिए ना। 5 एक बार भी आ सकता है, 5 2 बार भी आ सकता है, 5 3 बार भी आ सकता है। तुम्हारे पास अभी इतने टूल्स नहीं है कि तुम इन केसेस को काउंट कर सको अलग से, ठीक है? क्योंकि 5 जब 2 बार आएगा ना तब दिक्कत आनी चालू हो जाती है कि 5 ठीक है 2 बार आ तो रहा है, लेकिन किन 2 पर आ रहा है? उसके लिए फिर हमें एनसीआर की मदद लेनी पड़ती है, वो भी टॉपिक नहीं हो अपना, तो बिना उसके कर रहे। और अगर एनसीआर हमें आता भी हो तब भी ये थोड़ा केस लंबा हो जाता है हल्का सा। तो सबसे सही तरीका क्या होता है? जब भी एटलीस्ट वाला केस आ जाए ना तो क्या करो, टोटल केसेस काउंट कर लो। टोटल केसेस का मतलब होता है कोई कंडीशन नहीं है, खुली छूट है, जो करवाना चाहो वो करवा लो, फर्क ही नहीं पड़ता अपने को। उसमें से वो वाले केस माइनस कर दो जो हमें नहीं चाहिए। हमें कौन से केस चाहिए? एक 5 वाला केस चाहिए, 2 बार 5 आ जाए वो भी चाहिए, 3 बार 5 आ जाए वो भी चाहिए। कौन सा नहीं चाहिए? जब 5 आ ही नहीं रहा। तो हमें कौन से केसेस माइनस करने हैं? कि कोई भी डाइस जो है वो 5 शो नहीं कर रहा। अब काम करना चालू करो। ये 3 डाइस है मान लो। जब टोटल केस काउंट करें तब तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं ना अपने को। पहले डाइस पर कितने नंबर आ सकते हैं? 6। उससे दूसरे वाले पर फर्क पड़ेगा? ये सही है। अब मैं क्या चाहता हूं कि 5 नहीं आना चाहिए। अगर 5 नहीं आना चाहिए तो क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 या 6। तो पहले वाले के लिए कितने ऑप्शन हुए? 5। दूसरे वाले के लिए 5 और तीसरे वाले के लिए 5। 6 6 6 कितना होता है? मल्टीप्लाई क्यों करा? क्योंकि हर डाई पर डिसाइड करना जरूरी है। -125 कितना आ जाएगा? ये आंसर है। बस पल्ले पड़ा क्या किया? कुछ ना समझ में आया हो? ये क्यों मल्टीप्लाई? क्योंकि वहां पर हम चाहते हैं कि 5 आए ना, कहीं पर भी ना आए। तो 5 नहीं आ रहा तो इस डाई को फिल करने के कितने ऑप्शंस हुए? 5 हुए। क्योंकि 1 आ सकता है, 2 3 ये पता ना 6 तक ही जा सकता है। कहीं इतना ही ना पता हो। पत्ते कितने होते हैं? कौन कौन से कितने सूट्स होते हैं? 4 होते हैं, क्योंकि ये भी बाद में काम आएंगी चीजें। 4 सूट्स होते हैं, स्पेड्स, डायमंड्स, क्लब्स और हार्ट्स। हर सूट के कितने कार्ड्स होते हैं? 13 होते हैं, जिसमें से 3 फेस कार्ड होते हैं, जैक क्वीन किंग, और 10 हमारे पास होते हैं 1 to 10 वाले, एस ड्यूस और वो सब कुछ, ठीक है। और 26 काले होते हैं, 26 लाल होते हैं। पता है नहीं बेसिक चीजें। करो, ट्राई करो। क्वेश्चन समझो अपने आप क्या बोलना चाह रहे हैं। आ गया जो आना था? अब इसने क्या बोला है, मतलब समझते हैं। 5 डिफरेंट फ्लैग्स हमारे पास है, मान लो अलग अलग कलर के, रेड ग्रीन ब्लू व्हाइट मान लो, येलो मान लो। ये 5 अलग अलग कलर के फ्लैग हैं हमारे पास। हमें सिग्नल बनाने, सिग्नल कितने फ्लैग से बनना चाहिए? कम से कम 2 होनी चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा, मैक्सिमम कितने फ्लैग यूज कर सकते हो? 5। रिपीटिशन होगा नहीं, अगर फ्लैग है तो एक ही होगा ना वो। और अगर रिपीटिशन अलाउड होता फिर तो इनफाइनाइट केसेस आ जाते,
6 फ्लैग, 7 फ्लैग, 8 फ्लैग, 9 फ्लैग चलता रहता। तो या तो तुम कितने फ्लैग्स यूज करोगे? 2। अगर 2 यूज करोगे तो क्या होगा? इस तरीके से काम होगा, एक फ्लैग नीचे लगेगा, एक ऊपर लगेगा, ये लिखा हुआ है ना इसमें। अच्छा, इसमें ये मैटर करेगा कि ऊपर कौन है नीचे कौन है? करेगा। अगर ऊपर रेड है नीचे येलो है तो अलग फ्लैग बना, अगर ऊपर येलो हो नीचे रेड हो तो अलग फ्लैग बनेगा। ऑर्डर तो मैटर करेगा ना, और इस लिखा भी हो उसने इन ऑर्डर। तो अगर 2 फ्लैग्स हैं तो पहले वाला डिसाइड करने के कितने ऑप्शंस हैं? 5। कोई भी कलर का उठाकर फ्लैग यहां पर लगा दो। अच्छा, मान लो यहां पर येलो लग गया, अब यहां पर लगाने के कितने तरीके होंगे? 4। येलो नहीं आ सकता, उसके अलावा कोई भी आ सकता है। दोनों लगाने जरूरी है या चॉइस है? जरूरी है। क्या करोगे दोनों को आपस में? कितना आया? 20। 20 तो ये आ गए। या फिर कितने फ्लैग लगा सकते हो? 3। अगर 3 फ्लैग लगाओगे तो क्या बनेगा? ऐसा कुछ होगा। पहले वाले को भरने के कितने तरीके? 5। दूसरे वाले को 4। तीसरे वाले को 3। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 इंटू 4 इंटू 3 कितना आएगा? ये आ गया 60। तो 3 कलर के अगर फ्लैग बनाने हो तो वो 60 बन सकते हैं। 3 फ्लैग्स यूज करने तो कितने सिग्नल बनेंगे? 60। अगर 4 फ्लैग्स यूज कर सकते हैं तब क्या होगा? डायरेक्ट लिख दो, 5 4 3 2 कितना आ जाएगा? 120। और या फिर कितने फ्लैग्स यूज कर सकते हैं? 5। मैक्सिमम इतने यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब कितने बनेंगे? 5 4 3 2 1 120 दोबारा बने। ये जो अलग अलग केसेस चल रहे हैं इनमें चॉइस है या मजबूरी है? चॉइस है। अलग अलग केसेस में हमेशा चॉइस होती है, तभी तो केस बन रहे हैं ना, या तो ये या वो। तो सबको क्या कर देंगे? 80 और 120 कितना आ गया? 200 और 120 320। तो टोटल वेज कितने हुए? 20 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 120 320। समझ में आया क्या किया? कुछ दिक्कत हो ना समझ में आयो? सॉरी, नोट कर लो, फिर अगला सवाल करते हैं। मतलब इसमें टोटल से माइनस नहीं करना पड़ा? नहीं, वो तो डिपेंड करता है ना क्वेश्चन के। यहां पर माइनस कैसे करेंगे टोटल में से? टोटल कौन से निकालेगा और भाई कौन से माइनस करेगा, ये भी तो डिसाइड करना है ना। कोई तरीका थोड़ी ना कि हमें टोटल में से माइनस ही करना होगा, या वो तो लैंग्वेज पर डिपेंड करता है कि क्या करवाना चाह रहे हैं। और एक बात तो पीएनसी का करने का जरूरी नहीं है एक ही तरीके, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तुम्हारी सोच पर डिपेंड करता है कि तुम कैसे उस क्वेश्चन को अप्रोच करवा रहे हो। हमेशा ये सोचा करो कि अगर तुम्हें आकर कोई 5 अलग अलग फ्लैग दे गया, तुम्हें सिग्नल बनाने, तो तुम सिग्नल कैसे बनाने चालू करोगे? उस प्रोसेस को एक बार सोचा करो मन में कि अगर तुम्हें काम दे दिया जाए तो तुम करोगे कैसे। टोटल नंबर ऑफ वेज छोड़ो, तो अगर अंदर की प्रोसेस पता चल जाएगी कि कैसे बनाने की प्रोसेस होगी, अपने आप पता लग जाएगा क्या करना चाहिए। सब प्लस क्यों लिया? क्योंकि या तो 2 फ्लैग यूज होंगे या 3 होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक ही सिग्नल में 2 भी यूज हो रहे हैं 3 भी यूज हो रहे हैं, तो कितने यूज हो रहे हैं? तो मतलब नहीं हो ना उसका कि दो यूज हो रहे हैं एग्जैक्टली 3 यूज हो रहे हैं। तो चॉइस है या तो 2 या 3, इसलिए प्लस किए। रिपीट इसलिए नहीं हुए क्योंकि उसने एक तो बोला नहीं कि रिपीट करने हैं। वही क्वेश्चन मैंने पहले लेक्चर के टाइम पर भी बोला था, कुछ चीजें हमें अपने आप समझनी पड़ती हैं क्वेश्चन पढ़कर। अगर रिपीट हो रहे होंगे फिर तो कितने मर्जी बना लो ना। और एक फ्लैग नॉर्मली तुम्हारे पास एक बार ही होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि भंडार पड़ा स्टोर पड़ा उसमें जाके कितने मर्जी ले आओ। ठीक है, तो वो सोचना पड़ता है हमें। अब मान लो इसी क्वेश्चन में 320 ना होता ऑप्शन, क्वेश्चन आ जाता 320 ऑप्शन नहीं है, तो तुम्हें रिपीटिशन करवाना पड़ेगा, मजबूरी होगी। फिर तुम मान लोगे कि सही में स्टोर पड़ा हुआ है उसमें से जाकर ले आओ कितने मर्जी। तो वो ऑप्शंस के थ्रू करना पड़ता है, लेकिन कॉमन सेंस फिलहाल जो कहता है बिना ऑप्शन के कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। और उसने बोला भी है ना 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल। अगर उनकी कॉपीज होती हैं हमारे पास तो वो बोल देता कि कोई भी फ्लैग कितनी मर्जी बार यूज कर सकते हो, ना बोले तो रिपीटिशन अलाउड नहीं है।
ठीक है, 4 फ्लैग्स में 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 होगा ना सर? वही तो लिखा है मैंने, क्या लिखा है भाई? ये लिखा है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। हो गया? चलो, क्वेश्चंस तो और भी बन सकते हैं इसके ऊपर। बाकी अभी हमारे हाथ थोड़े बंद हैं, क्योंकि अभी हमें क्या आता है? सिर्फ मल्टीप्लाई करना और एडिशन करना। अब हम देखेंगे कि अगर हमें कुछ चीजों को अरेंज करना हो तो डायरेक्ट कैसे अरेंज करते हैं, सिलेक्शन करना हो तो कैसे करते हैं। लिखना चालू करो। थ्योरी का पार्ट है। अरेंजमेंट ऑफ आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। वही ध्यान रखते चलना, जो फॉर्मूला लिख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है वहां पर या डिस्टिंक्ट है, उसका ही खेल है सारा। तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, अगर तुम्हारे पास आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, आर कोई भी नंबर हो सकते हैं, 4 5 10 15, उनको अरेंज करने के कितने तरीके हो सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, अगर अरेंजमेंट में कुछ भी ना बोला जाए, क्योंकि बाद में हम पढ़ेंगे, 2 टाइप की अरेंजमेंट होती है। एक लीनियर होती है, लीनियर का मतलब एक लाइन में 5 बच्चे हैं, उनको एक लाइन में बिठाना है, उसके वेज अलग आते हैं। या फिर बोल दे एक सर्कल में बिठाना है, उसके वेज अलग आते हैं। अगर कुछ भी ना बोला हो तो कौन सी मानने की चलनी है? लीनियर, लाइन वाली। ब्रैकेट में लिख लो, लेकिन लीनियर वर्ड वो यूज नहीं करता, हमें मानना पड़ता है कि लाइन में ही है। तो यहां पर तुम लिखोगे द नंबर ऑफ वेज आर डिस्टिंक्ट या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स can be arranged in a line is equal to कितना आएगा? फैक्टोरियल आर। अगर तुम्हारे पास 4 ऑब्जेक्ट हैं, उनको अरेंज करने हैं तो कितने वेज होंगे? फैक्टोरियल 4। 5 ऑब्जेक्ट हैं, उनको अरेंज करने हैं तो फैक्टोरियल 5। हल्की सी बात इस बारे में हो चुकी है बाइनोमियल के टाइम पर। लॉजिक समझते हैं क्यों हो रहा है ऐसा। कितने ऑब्जेक्ट्स है तुम्हारे पास? आ रहे हैं, उनको नाम दे लेते हैं। मान लो ये पहली ऑब्जेक्ट है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, चलता जा रहा है। कितनी ऑब्जेक्ट होंगी? ये r-1th ऑब्जेक्ट है और ये rth ऑब्जेक्ट है। टोटल r ऑब्जेक्ट्स। अगर इनको लाइन में अरेंज कर रहे हो, मान लो तुम्हारे पास 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों को लाइन में बिठाने तो कितनी कुर्सियां चाहिए होंगी? कितनी चेयर्स चाहिए होंगी? 5। अगर 10 बच्चे हैं तो कितनी चेयर्स चाहिए होंगी? 10। वो वाला काम नहीं है कि एक की गोदी में बैठ गया दूसरा, तो एक जगह एक ही बैठेगा आदमी। ठीक है। तो अगर r ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनके लिए कितनी कुर्सियां लगानी पड़ेंगी? हमने r कुर्सियां लगा दी। पहली कुर्सी को भरने के कितने तरीके हैं? इनमें से कोई भी बंदा आके बैठ जाएगा, R ऑप्शन है। कोई कंडीशन तो है नहीं ना फिलहाल, जब कंडीशन होगी तब देखेंगे बाद में। मान लो यहां पर दूसरे वाला बच्चा जो है वो आके बैठ गया, अब इस प्लेस को फिल करने के लिए कितने ऑप्शंस हैं? क्योंकि अब 2 नहीं आ सकता ना, 2 के अलावा कोई भी आकर बैठ जाएगा। अच्छा, अब मान लो यहां पर 5 आ गया, अब 2 और 5 नहीं आ सकते तो कितने ऑप्शंस हुए? चलता जाएगा। मान लो तुम यहां तक पहुंच गए, तो यहां पर कितने ऑप्शंस होंगे? 2। जो आखिरी सीट होगी उस पर सोचो एक ही ऑप्शन होगा ना, आखिरी में तो एक ही बच्चा बचेगा, उसको बिठा देंगे बस, इंटू 1। सबको मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस करना होगा, क्योंकि सारी जो चेयर्स हैं वो फिल करनी है अपने को, सारी चेयर फिल करनी है, तो मल्टीप्लाई मजबूरी है। तो बेसिकली क्या बन गया ये? 1 से लेकर r तक का मल्टीप्लाई, 1 से लेकर r तक का मल्टीप्लाई कितना होता है? फैक्टोरियल। सॉरी, पल्ले पड़ा, क्या करें, कोई दिक्कत हो? अब हमने एक क्वेश्चन याद करो करा था कि मैथ्स के लेटर्स का यूज करते हुए कितने वर्ड्स बना सकते हैं बिना रिपीटिशन के। तो क्या होगा, रिपीटिशन तो करना नहीं, तो उनको बस क्या करना है, अरेंज ही तो करना है ना। तो 5 लेटर्स को अरेंज करने के कितने वेज आएंगे? फैक्टोरियल 5 डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोल दूं रिपीटिशन अलाउड है, तब ये तरीका काम करेगा? तब फिर बेसिक्स पर जाना पड़ेगा। तो बेसिक्स की अपनी इंपॉर्टेंस है, डायरेक्ट करेंगे तो थोड़ा टाइम बचेगा।
समझ में आ रही है? रिपीटिशन अलाउड है तब तो हमें बेसिक्स पर जाना होगा, रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो डायरेक्ट बोल सकते हो फैक्टोरियल 5। छोड़ो, तुम नहीं जानते हो, हमारे टाइम पर ऐसे लगता, लड़के फिर भी शायद जानते होंगे। लिखो, सिंपल सा घटिया सा सवाल कर रहे हैं, बाकी इंडिविजुअली सवाल बहुत कम बनते हैं, बाद में ढंग से करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ वेज 6 boys can be seated in a row. एक रो में बिठाने कितने तरीके हो सकते हैं? 1 मिनट रुको। छोड़ियो, हाँ चलो समझ में आएगी होगा। 6 बच्चे हैं, 6 बच्चों को बिठाने के फैक्टोरियल 6 वेज है। डायरेक्ट आंसर आ गया 720। हो गया, नोट कर लिया? यस सर। अगला फॉर्मूला कह लो या अगली चीज लिखो, परम्यूटेशन। जो चैप्टर का नाम है अपना, लिखना मत, एक बार सेंटेंस बना लूं मैं। ठीक है, लिखो लिखो। यहां पर हम क्या कह रहे हैं, सॉरी, कि अगर तुम्हारे पास कुछ भी ऑब्जेक्ट्स गिवन है, जैसे मान लो ये फ्लैग वाला क्वेश्चन करा था, ये एक तरह से परम्यूटेशन करी थी, बस हमें वर्ड पता नहीं था। तो 5 फ्लैग्स है मान लो, अब तुम्हें बोल दिया जाए इनमें से कितने, कुछ भी फ्लैग्स उठाने हैं, तो सारे के सारे उठाने, ऑल या सम, या तो 5 के 5 उठाने हैं, या 2 उठाने हैं, 3 उठाने हैं, 4 उठाने हैं। तो यहां पर हमें क्या करना होता है, उनका सिलेक्शन भी करना होता है और उनका अरेंजमेंट भी करना होता है। तो हर जो पॉसिबल अरेंजमेंट आएगी, जैसे यहां पर देखो एग्जांपल हमने लिया था ना, 5 फ्लैग्स थे, हमने कहा था कि इनमें से कम 2 फ्लैग उठाकर सिग्नल बनाओ और उनको अरेंज करो। अरेंज करा था ना हमने यहां पर, जब इस तरीके से करे तो फर्क पड़ रहा था ना कि ऊपर येलो आया नीचे ब्लू आया, या फिर ऊपर ब्लू आया नीचे येलो आया, इस बात का फर्क पड़ रहा था या नहीं? तो अरेंजमेंट हो रही थी। अरेंजमेंट वर्ड समझते हो ना? यस सर। ठीक है, तो मान लो अगर तुम्हारे पास एक 3 फ्लैग की बात करूं, तो येलो, ब्लू और रेड, ये मान लो एक अरेंजमेंट होगी। तो इस एक अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, परम्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, बनने को बहुत सारी बन सकती है, हर अरेंजमेंट को क्या बोल देंगे, अलग अलग परम्यूटेशन बोल देंगे। समझ में आ रहा है? मतलब n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना है और उनको अरेंज करना है, हर अरेंजमेंट परम्यूटेशन है। डेफिनेशन तो ये है।
ठीक है, अब इसमें लिखो द नंबर ऑफ different permutations of R objects taken from n distinct objects। दोबारा सिर्फ अभी फिलहाल किसकी बात करें, शुरू के 3-4 लेक्चर हम डिस्टिंक्ट के बारे में बात करेंगे, अलाइक बाद में आएंगे, तो अगर मैं कभी लिखना भूल भी जाऊं तो अपने आप डिस्टिंक्ट वर्ड यूज कर लेना। The number of different permutations of R objects taken from n distinct objects is equal to NPR। NCR पढ़ा है हमने, बिल्कुल वैसा ही NPR होता है और इसको क्या बोलते हैं, परम्यूटेशन बोलते हैं। लिखने का तरीका वही है, ऊपर n आएगा नीचे साइड में R आएगा। अब NPR की वैल्यू कितनी होती है, फैक्टोरियल n, नीचे लिखते हैं फैक्टोरियल n माइनस R। ठीक है, याद करना आसानी है, बस एनसीआर में क्या होता था, आर का फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आता था, इसमें वो मिसिंग है बस। तो अगर कभी भी तुम्हें सुन लो, एक बार सुन लो, बाद में नोट कर लेना, टाइम दे दूंगा। अगर तुम्हारे पास बोल दिया जाए एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, तुम्हें क्या करना है, आर ऑब्जेक्ट्स की परम्यूटेशन बनानी है। तो आर कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 5 में से 2, 5 में से 3 या 10 में से 4, कोई भी नंबर है। तो परम्यूटेशन बनाने का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो 10 में से 4 की बनानी है, तो 10 में से पहले 4 ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करना होगा, फिर उनको क्या करना होगा, अरेंज। तो इसमें सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट दोनों होते हैं, ये भी लिख लेना, ये जरूरी है, अभी रहने दो, लिख लेना बाद में। इसमें क्या क्या आएगा, सिलेक्शन भी आएगा और अरेंजमेंट भी होगी, दोनों काम हमें ही करने हैं। उसको मिलाकर क्या बनेगा, एक परम्यूटेशन। तो कितने परम्यूटेशन आ सकते हैं, एनपीआर, फॉर्मूला ये है। जैसे अगर मान लो मैं इस क्वेश्चन की बात करूं दोबारा, यहां पर कितने फ्लैग्स थे, 5। अच्छा, कौन कौन से फ्लैग यूज होंगे ये डिसाइड हमें करना है, क्वेश्चन ने करके दिए, हमें डिसाइड करना पड़ेगा ना कौन कौन से फ्लैग यूज हो रहे हैं। रेड कलर का फ्लैग यूज हो रहा है नहीं हो रहा, व्हाइट कलर का यूज हो रहा है नहीं हो रहा, ये हमें डिसाइड करना है। तो सिलेक्शन हमें करना है, कौन ऊपर आएगा, कौन नीचे आएगा, कौन बीच में आएगा, अरेंजमेंट होगी, वो भी हमें डिसाइड करनी है, दी हुई है, हमें करनी है। तो सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों करनी है, तो क्या करना है हमें, इसकी परम्यूटेशन बनानी है। यहां पर 5 में से कितने फ्लैग लिए थे, 2, तो क्या वैल्यू आएगी, 5p2, 5 में से 2 तो 5p2। अभी लिखने का तरीका क्या बताए, ऊपर 5 का फैक्टोरियल, 5 में से 2 गए 3 का फैक्टोरियल, 120/6 आ गया। तो इस क्वेश्चन को परम्यूटेशन से भी कर सकते थे। टोटल कितने फ्लैग्स थे, 5, यहां पर हमें कितने चाहिए, 3, तो क्या लिख सकते हैं, 5p3। लिखने का तरीका कितना आएगा, 120/2 60, ये कितना होगा, 5p4, ऊपर आएगा फैक्टोरियल 5, 5 में से 4 गया फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 कितना होता है, 1 ही होता है, कितना आ गया 120। अच्छा ये कितना आएगा, 5p5 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 0, कितना आ जाएगा। तो इस तरीके से भी हम काम कर सकते थे इसमें, समझ में आ रहा है। तो पहले तो जिस पेज पर ये लिखा हुआ था साइड में ये भी लिख लो, अलग पेन से कैसे लिखना है वो लिख लो। यहां पर तुम इसका सॉल्यूशन ये भी कह सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ वेज जो आएंगे वो आएंगे, 5 में से 2 उठाओ तो 5p2, तो p का मतलब क्या है, सिलेक्शन भी हमें करना है, अरेंजमेंट भी हमें करनी है, दोनों काम हमें करने हैं। इसका मतलब क्या होगा, 5p3 फिर 5p4 और फिर 5p5, सबको ऐड करो आंसर आ जाएगा, आना वही है। इसमें कोई दिक्कत है तो पहले तो वो पूछ लो। अरेंजमेंट का मतलब होता है ये डिसाइड करना कि पहले कौन आ रहा है बाद में कौन आ रहा है। सिलेक्शन का मतलब, जैसे यहां पर हमें काम करना है, 3 फ्लैग्स चाहिए थे, कौन कौन से फ्लैग आ रहे हैं वो होगा सिलेक्शन। जैसे हमने पता कर लिया कि रेड फ्लैग चाहिए, ग्रीन चाहिए और व्हाइट चाहिए, तो कौन कौन सा फ्लैग आ रहा है इसको बोलते हैं सिलेक्शन करना, कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है इसको बोलते हैं अरेंज करना। ठीक है हर्षित, नहीं एनपीआर की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, एनपीआर बस आज लिखेंगे, इसके बाद यूज भी नहीं करेंगे।
बहुत गंदी चीज है, आंसर इससे गलत आते हैं। गलत नहीं आते मतलब यूज करते वक्त इसमें गलतियां होती हैं बहुत सारी। बस आज लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि कई जगह क्या होता है ऑप्शन ये दे देते हैं, तो तुम्हें ऑप्शन पढ़ना तो आना चाहिए ना एटलीस्ट, कि पी में जो लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है, बस उतना काम क्या है। बाकी अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी एनपीआर नहीं लिखा हुआ तो हम तो अपनी मर्जी से लेकर ही नहीं आएंगे। 12 13 15 लेक्चर, जितने लेक्चर भी चलेगा, कहीं एनपीआर यूज नहीं करना अपने को। बस आज पहली बार यूज करें और आखिरी बार। लिख लिए? अब यहां पर देखो, यहां पर हमने क्या कहा था, कितनी ऑब्जेक्ट्स हैं? आर। उनको अरेंज करें ना, आर में से कितनी ऑब्जेक्ट हमें चाहिए थी? आर की आर चाहिए थी। टोटल आर ऑब्जेक्ट थी, 6 बच्चे थे, 6 के 6 बच्चे चाहिए थे ना अपने को। 6 बच्चों का सिलेक्शन करा और उनको अरेंज कर दिया सारे के सारे का, तो परम्यूटेशन ही तो हो रही है ना एक तरह से। तो इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, 6p6 लिख सकता हूं। क्या बनेगा? 6 - 6 कितना आ जाएगा? तो काम सेम चल रहा है, लेकिन ये अपने को याद रखना है, ठीक है? ये काम का है, ये बाद में काम आएगा, आर ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने का। तो समझ गए होपफुली परम्यूटेशन का मतलब क्या है? सिलेक्शन भी करना होगा प्लस अरेंजमेंट भी करना होगा। ये आ गया। अब आया कहां से वो भी समझ लेते हैं जल्दी से। टोटल कितनी ऑब्जेक्ट्स हैं तुम्हारे पास? n है ना, टेकन फ्रॉम n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। टोटल इस बार n है। हमें कितनी चाहिए? r चाहिए। डिफरेंट परम्यूटेशंस ऑफ r ऑब्जेक्ट्स हमें चाहिए r। जैसे 10 बच्चे हैं, 10 में से हमें कितने चाहिए? 10 में से हमें कितने चाहिए? मान लो 4 चाहिए, 10 में से 4 चाहिए और उन 4 को अरेंज करना है, तो n की वैल्यू कितनी होगी? 10 होगी। r की वैल्यू कितनी होगी? 4। तो अगर मुझे 4 बच्चे चाहिए तो मैं कितनी कुर्सियां लगाऊंगा? 4। अगर मुझे r ऑब्जेक्ट चाहिए होंगी तो कितनी कुर्सियां लगाएंगे? r। 1 2 3 4 चलता जा रहा है, कहां तक? r तक। इस प्लेस को फिल करने के कितने ऑप्शंस हैं? n। इस प्लेस को फिल करने के, अगले वाले प्लेस को फिल करने के, चलती जाएगी ये कहानी। तो पिछली बार तो क्या था, जितने लोग थे उतनी कुर्सियां लगी हुई थी। इस बार वो वाला केस तो है नहीं। अगर n लोग हैं तो कितने प्लेसेस हैं? r प्लेसेस हैं। अच्छा, तो ये कितनी टर्म्स आएंगी यहां पर? अगर 4 बच्चे हैं तो 4 कुर्सियां, 4 टर्म्स। 10 बच्चे हैं तो 10 कुर्सियां, 10 टर्म। अगर r बच्चे हैं तो r कुर्सियां, r टर्म्स। तो rth टर्म बता सकते हो इसकी? चेक करो, एपी चल रही है, इसकी rth टर्म जो आएगी वो आएगी n-r+1। एपी की rth टर्म का फॉर्मूला लगा लेना, आ जाएगी। पल्ले पड़ रहे कुछ कुछ? वैसे तो प्रूफ ना भी समझ में, फॉर्मूला याद करना है अपने को, समझ लो तो ज्यादा बढ़िया है। ये आ गया। टोटल नंबर ऑफ वेज क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ वेज कितने आए? नंबर ऑफ वेज आए n, n-1, n-2, चलता जा रहा है n-r+1 तक। लेकिन ये जो नंबर है कोई अच्छा नंबर नहीं आ रहा, तो इसको अच्छा बनाने के लिए क्या करेंगे? इससे अगला नंबर क्या है? n-r। n-r से मल्टीप्लाई करेंगे, n-r से डिवाइड करेंगे। इसके बाद अगला नंबर क्या आएगा? n-r-1, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे। कहां तक लेकर चले जाएंगे इसे? 2/2 तक और 1/1 तक। ये बात पल्ले पड़ी? ये मैंने अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दी। ऊपर क्या मल्टीप्लाई बन गया? 1 से लेकर n तक का। 1 से लेकर n तक का मल्टीप्लाई कितना होता है? फैक्टोरियल n। नीचे क्या बने? 1 2 3 4 कहां तक? तो 1 से लेकर n-r का प्रोडक्ट, n-r का फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला है जो ऊपर लिखा हुआ है, देख लो, समझ लो, कोई दिक्कत है पूछ लो। अगला क्या होगा? कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन में हमने क्या क्या काम किया था? सिलेक्शन भी करा था, अरेंजमेंट भी करी थी। कॉम्बिनेशन में सिर्फ हमें क्या करना होता है? सिलेक्शन। अरेंजमेंट से मतलब नहीं है, ठीक है? जैसे लिखो, द नंबर ऑफ वेज आर ऑब्जेक्ट्स कैन बी सिलेक्टेड
from n distinct objects is equal to, और दोबारा सिर्फ किसकी बात करें, डिस्टिंक्ट की, ये आता है एनसीआर के इक्वल, और एनसीआर की वैल्यू तो हम जानती हैं, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल आर। कंडीशंस भी जानते हो कि n r से बड़ा होना चाहिए, और वो सब बातें वो मैं बार बार लिख नहीं रहा, वो बातें बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है। एक चीज सुन लो पहले, एक मिनट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिस्टिंक्ट में काम करोगे तभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वर्ड यूज होते हैं। परम्यूटेशन का मतलब होता है सिलेक्शन करना, अरेंजमेंट करना। वो जो सिलेक्शन और अरेंजमेंट हो रहा है वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का भी हो सकता है, अलाइक का भी हो सकता है, आइडेंटिकल का भी हो सकता है, ठीक है। बस वो यहां पर पर्टिकुलर जो शुरू में टॉपिक पढ़ रहे हैं वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। ऐसी कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन करना। वो जरूरी नहीं है कि डिस्टिंक्ट का करें या अलाइक का करें, दोनों के केस में वर्ड कॉम्बिनेशन ही यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं फिलहाल डिस्टिंक्ट का। तो ये फॉर्मूला होता है एन में से आर ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन एनसीआर। जैसे मैं बोल दूं 10 में से 4 ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है, क्या बोलोगे, एनसीआर। वैल्यू निकालनी आती है अपने को, थोड़ी बहुत बातें इसकी पहले भी हो चुकी हैं, जब बाइनोमियल वगैरह पढ़ाया था। फॉर्मूला आया कहां से, और इसमें क्या लिखोगे, सिर्फ सिलेक्शन। तो सोच के देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था, परम्यूटेशन जब हम लिख रहे हैं एनपीआर, तो ये दो चीजों से मिलकर बना है, सिलेक्शन करने से, अरेंजमेंट करने से। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, नंबर ऑफ वेज ऑफ या सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स इनटू अरेंजमेंट ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स। दोबारा फिर बोलो, जब परम्यूटेशन करा तो सिलेक्शन भी हुआ, अरेंजमेंट भी हुआ। तो मैंने अपने काम को दो टुकड़ों में तोड़ लिया कि पहले मैं सिर्फ सिलेक्ट कर रहा हूं, बाद में मैं सिर्फ अरेंज कर रहा हूं। कर सकते हैं ना ये काम, दोनों काम करने जरूरी होंगे, चॉइस है जरूरी है, तभी तो पूरा परम्यूटेशन बन पाएगा। इसलिए आपस में क्या करा, मल्टीप्लाई। एनपीआर की वैल्यू हम डिराइव कर चुके हैं, कितनी आती है। अच्छा, सिलेक्शन करने के कितने वेज आते हैं हमें नहीं पता ना, पहले बातें हो चुकी है, मैं बात बोल चुका हूं, पढ़ चुके हैं, लेकिन फिलहाल तो हमें नहीं पता ना, जब प्रूव कर रहे हैं तो हमें नहीं पता कितने वेज आएंगे। उसको हमने मान लिया एनसीआर, जो सिलेक्शन करने के वेज हैं उसको डिनोट कर रहे हैं एनसीआर से, एक सिंबल बना लिया हमने अपनी मर्जी से। आर ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन अरेंजमेंट करने के कितने वेज आएंगे, अभी बात हुई थी, फैक्टोरियल नीचे ले, एनसीआर कितना आ जाएगा, ये आएगा। तो ये एनसीआर का एक तरह से वो होता है कि प्रूफ एनसीआर की वैल्यू आई कहां से और क्यों, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन को ये बोल रहे हैं एनसीआर, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, उसके बाद नोट करते रहना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, जो भी है। जैसे नॉर्मली बच्चे समझ नहीं पाते परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, थोड़ा एक एग्जांपल के तौर पे समझ लो, एबीसी। अगर मैं परम्यूटेशन की बात करूं 3p2, वैल्यू छोड़ो, वैल्यू तो अलग अलग आएगी ऑब्वियसली, फॉर्मूला अलग अलग है। 3p2 या हाँ ठीक है 3p2। तो इसका मतलब क्या है, मैं 3 लेटर में से 2 लेटर सिलेक्ट कर रहा हूं, साथ साथ उनको अरेंज भी कर रहा हूं। जैसे तुमने पहले कौन सी लेटर सिलेक्ट करे, ए बी, तो या तो तुम ए बी लिखोगे या फिर उससे बी ए लिखोगे, क्योंकि अरेंज भी करना है ना। ए और बी आ तो गए हाथ में, लेकिन पहले कौन आया बाद में कौन आया, फर्क पड़ रहा है। तो एक तरह से तुम इस तरीके से सोच सकते हो कि एक बैग है, एक थैला है, उसमें एबीसी 3 चीजें पड़ी हैं। तुम क्या कर रहे हो, पहले हाथ डाला, एक ऑब्जेक्ट उठा ली, उसको रख दी, फिर क्या करा, दूसरी बार हाथ डाला, दूसरी ऑब्जेक्ट निकाली, वो रख दी। तो फर्क पड़ेगा कि पहले कौन सी ऑब्जेक्ट आई है, बाद में कौन सी आई है। ये बात समझ में आ रही है। और क्या हो सकता है, बीसी, सीबी, एसी, सी। लेकिन जब मैं 3c2 की बात करूंगा, 3c2 के टाइम पर मुझे सिर्फ सिलेक्शन करना है, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, मैं बैग में हाथ डालूंगा, सीधी 2 ऑब्जेक्ट निकाल लूंगा। उस टाइम मुझे ये फर्क नहीं पड़ेगा कि पहले कौन सी बाहर आई है, बाद में कौन सी बाहर आई है। उस टाइम फर्क इस बात का पड़ेगा कि कौन कौन सी बाहर आई है, बस। हाथ में क्या है, परम्यूटेशन में क्या फर्क पड़ेगा, ये तो फर्क पड़ेगा कि कौन कौन सी बाहर आई, ये भी फर्क पड़ेगा कि पहले कौन आई बाद में कौन आई, कॉम्बिनेशन में नहीं पड़ेगा। तो इसमें क्या क्या केस बनेंगे, ए बी,
AC और BC। अब किसी ना किसी को पहले लिखना है, किसी ना किसी को बाद में लिखना पड़ेगा, एक के ऊपर एक नहीं लिख सकते ना, वो भी लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, फिर वो समझ में नहीं आएगा। तो किसी ना किसी को पहले लिखना है, बाद में लिखना है, इसलिए मैंने आगे पीछे लिखे, फर्क कुछ नहीं पड़ता अपने को। तो इसके लिए AB और BA दोनों बराबर होंगे, तो ये परम्यूटेशन हुआ, ये कॉम्बिनेशन हुआ। कोई दिक्कत है? No, sir. तो आज के बाद जब भी हमें परम्यूटेशन करना होगा तो हम टुकड़ों में काम करेंगे, पहले सिलेक्ट करेंगे फिर अरेंज करेंगे। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे करेंगे, वो बात की बात है। नोट कर लो, कोई डाउट है पूछ लो। नोट्स कल पढ़कर आना, जो क्वेश्चंस करवाए हैं वो भी पढ़कर आओगे।